हाँ जी, सुनिए। माय नेम इज़ अजीत और आज हम चलते हैं क्लास 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था क्लास 12th में पहला चैप्टर है। और इससे पहले चैप्टर पे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ठोस क्या होते हैं या पदार्थ क्या होता है। तो हम सब ने क्लास 9 से पढ़ा है पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ ऐसी कोई भी चीज़ जिसका अपना द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो, पदार्थ कहलाता है। अब पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, क्योंकि इनमें जो अवयवी कण मौजूद होते हैं उन अवयवी कणों की उपस्थिति के आधार पर हमने पदार्थ को 3 भागों से बांटा है। पहला है गैस अवस्था, पहली है ठोस अवस्था, दूसरी है द्रव अवस्था और तीसरी है गैस अवस्था। अब चूँकि 11th में आप पढ़ चुके हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ आप 12th के स्टूडेंट हैं, तो आपने 11th में गैस अवस्था और ठोस अवस्था आप लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो आज हम 12th में ठोस अवस्था को पढ़ेंगे। और सबसे पहले चलिए डिफ़ाइन करते हैं। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसे डिफ़ाइन करते हैं कि ठोस अवस्था होती क्या है। तो ठोस अवस्था मानना ऐसा है कि आपने कई और तरह की डेफिनेशंस पढ़ी होंगी, पर मैं एक न्यू है डेफिनेशन कि ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें इसके अवयवी कण, अब देखिए अवयवी कण का मतलब ये है कि पदार्थ जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है उसकी सबसे छोटी इकाई, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। तो परमाणु, अणु, आयन, इन 3 चीज़ों से मिलकर पदार्थ बन सकता है। तो हम इन तीनों चीज़ों को अवयवी कण कहते हैं, चाहे वो परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, ठीक है। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें इसके अवयवी कण अपनी गति में परिवर्तन का विरोध करते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ठोस के जो अवयवी कण हैं वो गति नहीं करते। ठोस के अवयवी कण भी गति करते हैं, मगर ये अपने अक्ष के अनुदिश गति करते हैं। मान लीजिए ये कण हैं और ये अपनी अक्ष के अनुदिश मोशन करते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। चलिए अब हम अपने दैनिक जीवन में कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हम ठोस के एग्जाम्पल अपने घरों में देखते हैं, जैसे कि आइस ठोस का एग्जाम्पल है, ब्रिक ईट ठोस का एग्जाम्पल है, वुड लकड़ी ठोस का एग्जाम्पल है, और आयरन भी एक सॉलिड्स का एग्जाम्पल है। चलिए अब हर चीज़ के कुछ बेसिक गुण होते हैं, इसके भी कुछ गुण होंगे। तो हम पहला गुण पढ़ते हैं कि सबसे पहला गुण है इनके अवयवी कणों के बीच की जो दूरी है। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, अवयवी कण मैंने अभी बताए थे आपको कि अवयवी कण क्या होते हैं, कोई दो किसी जिससे मिलकर पदार्थ बना होता है, ठीक है। परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए तो पहली बात ये कह रहे हैं कि इनके अवयवी कणों के बीच की दूरी नगण्य मतलब और अंतराणविक बल प्रबल होता है। यानी कि जैसे आप ये मान के चलिए ये एक ठोस का मॉलिक्यूल है, परमाणु, ये इसका परमाणु है, ये इसका परमाणु है, तो देखिए कितने पास पास है। यानी इनके बीच की जो दूरी है, अंतराणविक दूरी, वो बिल्कुल 0 है, जबकि फोर्स बहुत ज़्यादा है, इसीलिए एक दूसरे के पास पास हैं, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इनके गलनांक इनके गलनांक होते हैं। देखिए कोई भी ठोस होता है, ठोस के अक्सर गलनांक होते हैं, ठीक है। अब गलनांक क्या होता है, ये पॉइंट भी देखने वाली बात है। तो देखिए गलनांक एक कक्षा 9 से हम ये डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि गलनांक वह ताप है जिस पर कोई भी ठोस पिघलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं गलनांक। तो ठोस का गलनांक होता है। तीसरा इसमें जो पॉइंट मैंने लिखा है वो है आयतन और आकृति तथा आकार सभी निश्चित होते हैं। देखिए आपने अपने जीवन में कई ठोस देखे होंगे, उन सबकी आकृति, आयतन और आकार सभी निश्चित होता है। उसकी जो मेन वजह है वो ये है, मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा, संकुलन। ये जो अणु लगते हैं ना, इन अणुओं के लगने का क्रम कहलाता है संकुलन, निबिड़ संकुलन, ठीक है। तो ये इसे पैकिंग भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जिस तरह से लगे हैं, इस लगने की वजह से इनकी आकृति, आयतन और आकार निश्चित होता है, ठीक है। अब बात करते हैं घनत्व की। चौथा पॉइंट, घनत्व क्या होता है। देखिए घनत्व वैसे अगर आप डिफाइन करने जाएंगे तो एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, लेकिन ऐसे कुछ मज़ा नहीं आया। आप ये मान के चलिए, जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे, इस वाले डायग्राम में
यहाँ पर देखिए बड़े पास पास हैं मॉलिक्यूल, तो जितने पास पास मॉलिक्यूल होंगे या जितने पास पास परमाणु होते हैं उनका घनत्व उतना ज़्यादा होगा, मतलब भीड़ भाड़ एक तरह की, ठीक है। तो इनका घनत्व ज़्यादा होता है क्योंकि इनमें मॉलिक्यूल पास पास होते हैं। पाँचवा पॉइंट है हमारा, ये असंपीड्य होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? असंपीड्य का मतलब है कि इनमें हम दाब लगाकर इनके आयतन में परिवर्तन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल इतने पास पास हैं। आप दाब लगा के और कितना अंतर इसमें पैदा करेंगे? नहीं कर सकते ना, आप इसमें कोई चीज़ नहीं ला सकते। तो इसीलिए ठोस असंपीड्य होते हैं, ठीक है। और लास्ट है ये कठोर होते हैं, ठीक है। जनरली सॉलिड्स कठोर होते हैं, वो भी पैकिंग की वजह से। चलिए तो अब मैं आपको बताता हूँ, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। अब आप चलते हैं ठोसों के प्रकार। तो देखिए ठोसों को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला, इनके अवयवी कणों की ज्योमेट्री के आधार पर, मतलब कण किस तरह से लगे हुए हैं, इस तरह से लगे हुए हैं, ठीक है, या इस तरह से लगे हुए हैं, ठीक है, कैसे लगे हुए हैं, इसके आधार पर। इसके बाद हमने इन्हें बांटा है इनके अवयवी कणों की प्रकृति के आधार पर, मतलब वहाँ जो भी मौजूद है, जो भी अवयवी कण है वो आयन है, परमाणु है, अणु है, क्या है, उसकी प्रकृति के आधार पर हमने इन्हें चार भागों में बांटा है। आयनिक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस, ठीक है, और सहसंयोजी ठोस। पर अभी हम उस पर नहीं जा रहे, दूसरे पॉइंट पर नहीं जा रहे अभी, ठीक है। अभी हम दूसरे पॉइंट पर नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ पहले पॉइंट पर जाएंगे। तो पहले पॉइंट के आधार पे हमने इन्हें दो तरह से बांटा है, ज्योमेट्री के आधार पे, यानी किस तरह से लगे हुए होते हैं। तो पहला होता है हमारा क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस होते क्या हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा क्रिस्टलीय ठोस में कि जब किसी ठोस को अचानक से ठंडा, अरे यार, जब किसी ठोस को, ये गलत लिख गया है मुझसे, जब किसी ठोस को नियमित परिस्थितियों में ठंडा किया जाता है, ठीक है। जब किसी ठोस को नियमित परिस्थितियों में ठंडा किया जाए तो क्रिस्टलीय ठोस बनते हैं, ठीक है। यहाँ आप नियमित लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। तो जब किसी ठोस को नियमित परिस्थितियों में ठंडा किया जाता है तब इस प्रकार के ठोस बनते हैं। अब वहीं हम अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो जब किसी ठोस को अचानक से ठंडा कर दें आप, तब इस प्रकार के ठोस बनेंगे, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप यहाँ मान के चलो, यहाँ है सोडियम क्लोराइड, और आप यहाँ मान के चलो एक है कुर्सी। कुर्सी जो भी है रबड़ है, इसका कोई शेप नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है यहाँ अवयवी कण नियमित क्रम में लगे होते हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये अवयवी कण है, ठीक है। ये क्या है? ये अवयवी कण है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये नियमित क्रम में होंगे। लाइकवाइज जैसे कि अगर मैं ए आए तो ए के बाद बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, इस तरह से, ठीक है। से फिर ए आया, यहाँ बी आएगा, यहाँ ए आएगा, यहाँ बी आएगा, इस तरह से, ठीक है। तो इनके मिन में जो अवयवी कण होते हैं वो नियमित क्रम में लगे होते हैं। देखिए यहाँ कोई नियमित क्रम नहीं होगा क्योंकि अचानक से ठंडे हुए हैं, इन्हें टाइम तो मिला नहीं है एक दूसरे के पास आने का, तो जो जहाँ ठहर गया वो ठहर गया, ठीक है। तो इनमें अरेंजमेंट अलग तरह से होगा। जैसे अगर यहाँ ए है तो यहाँ बी है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, एक समय तक तो ये रहेगा, फिर बी आ सकता है, फिर यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा, ऐसे यहाँ बी होगा, यहाँ ए होगा, फिर बी, फिर ए, फिर ए, फिर ए, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इन तीसरा पॉइंट है इसका कि इनमें दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है। मतलब ये कि जो ऑर्डर है ए बी ए बी ए बी ए बी क्रम का, ये ए बी ए बी ए बी, या इनका देखिए लगे हुए हैं ये एक दूसरे से, तो ये बहुत लंबे समय तक होगा, एक क्रम चलता रहेगा ए बी ए बी ए बी ए बी, इस तरह से। तो ऐसी व्यवस्था को हम कहते हैं दीर्घ परासी व्यवस्था, ठीक है। अब अगर हम बात करें इनमें, तो इनमें कोई क्रम फॉलो नहीं होता। जैसे अभी कुछ देर तक तो ये ए बी करेंगे, उसके बाद हो सकता है ए आ जाए, फिर बी आ जाए, फिर ए आ जाए, फिर बी आ जाए, ठीक है। तो इनमें क्रम नहीं होता, तो इसे हम कहेंगे लघु परासी व्यवस्था। दूसरा है ये विषम दैशिक होते हैं, मतलब आप अगर इधर से चलेंगे तो भौतिक गुण बदल जाएंगे, आप अगर इधर से मूव करेंगे तो भौतिक गुण बदल जाएंगे, आप अगर इधर से मूव करेंगे तो भौतिक गुण बदल जाएंगे। लेकिन यहाँ ये समदैशिक होते हैं, आप चाहे इधर से चलिए तभी भौतिक गुण सेम, क्योंकि इनमें एक क्रम अलग है। यहाँ ए है, वहाँ बी है, हो सकता है अगली बार आप इधर से चलें तो आपको ए बी का क्रम मिल जाए, इधर से चलें तो आपको कोई और क्रम मिल जाए, ठीक है। तो ये
सब नैसर्गिक होते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पांचवा पॉइंट वास्तविक ठोस होते हैं। तो ठीक है, ये वास्तविक ही ठोस होते हैं, इनमें किसी तरह से ये बिल्कुल वास्तविक ठोस है मतलब, और ये आभासी ठोस है। ठीक है, आभासी कि हमें आभास होता है ठोस है पर है नहीं, क्योंकि कांच में बहने का गुण होता है, क्योंकि कांच कैसा ठोस है, क्रिस्टली, यानी बहते हैं। ठीक है। छठा पॉइंट है इनके गलनांक स्पष्ट होते हैं, मतलब अगर वाटर लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाएगा, ठीक है, या वाटर 0 डिग्री के बाद पिघलना स्टार्ट हो, आइस पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, तो 0 डिग्री के जैसे ही एक टेम्परेचर एक डिग्री सेंटीग्रेड भी आगे जाने पे ये पिघलने लगेगा। तो इनके गलनांक स्पष्ट होते हैं, जबकि इनके गलनांक अस्पष्ट। हो सकता है ये पहले ही पिघल जाए, हो सकता है ये बाद में पिघले। ठीक है जी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका सोडियम क्लोराइड, और भी हैं जैसे ZNS। ठीक है। और इनके यहाँ देखें तो यहाँ सेलोफोन, PVC, रबर, कांच, स्टार्च, प्रोटीन, ये सब आपके जो एग्जाम्पल हैं वो क्रिस्टलीय ठोस हो गए। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, और कल हम डिस्कस करेंगे कि अणुओं की प्रकृति के आधार पे हमने इन 4 भागों में कैसे बांटा है। अगर चीज़ें अच्छी लगी हों तो थैंक यू कहना, बस।